नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां चुनाव प्रचार के लिए विशेष रूप से तैयार पीएम मोदी के वाहन की ओर एक मोबाइल फोन फेंका गया। उधर पुलिस ने बताया कि उन्होंने वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है, लेकिन इसके पीछे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। पुलिस के अनुसार रोड शो के दौरान बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता से उत्साह में हाथ से फोन निकल गया। उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया था। फोन गाड़ी के बोनट पर गिरकर नीचे गिर गया। हालांकि पीएम मोदी की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने साथ में चल रहे विशेष सुरक्षा समूह के अधिकारियों को उस वस्तु की ओर इशारा किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया, प्रधानमंत्री एसपीजी के सुरक्षा घेरे में थे। महिला बीजेपी कार्यकर्ता थी। एसपीजी के लोगों ने बाद में फोन उसे वापस कर दिया। उन्होंने कहा, उत्साह में ये फेंका गया और महिला की कोई गलत मंशा नहीं थी। आलोक कुमार ने बताया कि महिला का पता लगा लिया गया और उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। ये घटना तब हुई जब मैसूर कोडागू के सांसद प्रताप सिम्हा और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और S.A. रामदास के साथ पीएम मोदी सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों की तरफ हाथ हिला रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग, बीजेपी समर्थक सड़क के दोनों ओर जमा हुए थे। पीएम मोदी एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर थे। इस दौरान रास्ते में लोगों ने उन पर फूल बरसाए और समर्थन के तौर पर बीजेपी के झंडे लहराए। वहीं पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री में सुरक्षा की चूक का ये जो मामला, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक का ये मामला सामने आया था। इस दौरान प्रधानमंत्री के एक वाहन पर मोबाइल फेंका गया था। बताया जा रहा है कि ये जो फेंका गया था वाहन, ये जो मोबाइल फेंका गया था वाहन के ऊपर, ये एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से गलती से गिर गया था। उत्साह में ये किया था। महिला का कोई गलत इरादा नहीं था, पुलिस का कहना है। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान जब रोड शो कर रहे थे, इसी दौरान ये घटना देखने को मिली है। बड़ी चूक हालांकि देखने मिली है। महिला का पता लगाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता महिला बताई जा रही है। कर्नाटक के मैसूर में एक बार फिर से पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। यहाँ पर पीएम का रोड शो चल रहा था, तभी उनकी गाड़ी की तरफ एक महिला ने अपना मोबाइल फेंका। पुलिस ने तुरंत महिला को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है और ऐसा गलती से हुआ। महिला ने बताया कि वो पीएम की तरफ फूल फेंक रही थी, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा और गलती से मोबाइल भी फूल के साथ चला गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने कहा कि फोन बीजेपी के कार्यकर्ता का था और पीएम मोदी विशेष सुरक्षा समूह की सुरक्षा घेरे में थे। उन्होंने बताया, जिस महिला ने पीएम के वाहन पर फोन फेंका उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उत्साह में ऐसा हुआ। पीएम एसपीजी की सुरक्षा में थे। फोन एक बीजेपी कार्यकर्ता है, हमने उसका पता लगा लिया है और एसपीजी ने उसको फोन सौंप दिया है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी मैसूर में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान केआर सर्कल के पास उनकी गाड़ी की तरफ मोबाइल फोन फेंके जाने की ये घटना हुई। हालांकि ये फोन गाड़ी के बोनट से टकरा कर नीचे गिर गया। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों की नजर फोन पर पड़ी और उन्होंने उस ओर इशारा किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की रोड शो के दौरान फोन फेंकने वाले को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में प्रधानमंत्री उतरे हैं, जिसमें वो कई चुनावी रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है। 13 मई को वोटों की गिनती की जाने वाली है। कर्नाटक चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब सभी सियासी दलों के प्रचार प्रसार में नेता जुटे हुए हैं। इसी बीच मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति को ढूंढा है और कहा कि इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। एडीजीपी कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने कहा कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता का ही फोन है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिंदे ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि आज 63वें महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर वर्षा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है। इसके बाद शहीद चौक पर उपस्थित होकर महाराष्ट्र की स्थापना के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्प अर्पित किया है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र का 63वां महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। इसका उल्लास देखने को मिल रहा है। इसी के चलते एकनाथ शिंदे ने ध्वजारोहण भी किया है और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी उन्होंने सलाम किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिंदे ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा है कि आज 63वें महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर वर्षा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद शहीद चौक पर मौजूद होकर महाराष्ट्र की स्थापना के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्प अर्पित किए हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र दिवस आज मनाया जा रहा है और इसी के चलते काफ़ी उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। सीएम शिंदे भी हुतात्मा चौक पर पहुंचे और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को सलाम कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में आज के दिन काफ़ी उत्साह है। महाराष्ट्र दिवस आज मनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे भी इसी के चलते हुतात्मा चौक पहुंचे और शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम शिंदे ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने सभी को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं जहां पे वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने बाद में राष्ट्रीय ध्वज को भी सलाम किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को राष्ट्रीय राजधानी के एम्स में भर्ती किया गया। पीटीआई ने बताया है। आपको बता दें, इस दौरान सीने में जकड़न की शिकायत के बाद उन्हें रात करीब 10:50 पर अस्पताल लाया गया। केंद्रीय मंत्री को कार्डियो और न्यूरो सेंटर के कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती किया गया। हालांकि रेड्डी की हालत को लेकर कोई ताज़ा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आई है, तबीयत उनकी अचानक बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। इससे एक दिन पहले आपको बता दें, यानी कि 30 अप्रैल को केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा था कि पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भारत की विरासत, इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। बता दें, रेड्डी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। और इसी कार्यक्रम के बाद अचानक केंद्रीय मंत्री की तबीयत बिगड़ गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। सीने में जकड़न की शिकायत उन्हें बताई जा रही है। इसके बाद उन्हें 10:50 पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। केंद्रीय मंत्री को कार्डियो न्यूरो सेंटर के कार्डियक केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। अभी कैसी उनकी तबीयत है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इस बारे में अपडेट जारी किया जा सकता है। इससे पहले
केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक कार्यक्रम में भी शिरकत की थी, जहां पर प्रधानमंत्री को उन्होंने जमकर तारीफ की थी। शनिवार को जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गंगा पुष्करला यात्रा पूरी काशी अयोध्या भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर रेड्डी ने कहा था कि भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत के साथ और देश के और विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए शानदार ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण का एक शानदार मौका प्रदान कर रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार दोपहर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। वहीं अभी भी कई लोगों की दबी होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 42 घंटे से एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बता दें, अभी तक कुल 14 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। फिलहाल घटना के बाद बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिल्डर इंद्रपाल पाटिल को हिरासत में लिया। पुलिस ने बिल्डर इंद्रपाल पाटिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(2), 337, 338 और 42 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पर भिवंडी के एसपी किशोर खैरनारे ने कहा कि ये इमारत 14 साल पुरानी थी। इसके अलावा अभी भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान लगातार जारी है। तो बता दें कि महाराष्ट्र में ठाणे जिले की भिवंडी में शनिवार को 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। बढ़कर ये संख्या 7 पहुंच गई है और साथ ही साथ अभी कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बीते 42 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल पर जाकर बचाव कार्य का जायजा लिया था और फिर अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की थी। मुआवजे का ऐलान भी सीएम ने किया है। टीएमसी के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया था कि मनकोली के वलपाड़ा स्थित वर्धमान कंपाउंड में इमारत दोपहर बाद करीब 1:45 बजे ढही। सावंत ने कहा कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर 4 परिवार रहते थे, जबकि नीचे के तल पर मजदूर काम करते थे। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है और देर शाम एक श्वान दस्ते और 2 अर्ध मूवर्स को लगाया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। एकनाथ शिंदे ने रात में घटनास्थल का दौरा किया था। एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू अभियान में शामिल सभी एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करें। इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीम और दमकल कर्मियों समेत विभिन्न एजेंसियों के कर्मी बचाव अभियान में जुटे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल घटनास्थल पर पहुंचे। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही उसकी गतिविधियों पर निगरानी और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कारणों से नैनी सेंट्रल जेल प्रशासन ने फैसला लिया। अली के नाम से इंटरनेट मीडिया पर पर्चा वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने ये कदम उठाया है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अली ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वो जेल में निरुद्ध है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। अली को हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें, 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर अली अहमद के नाम से एक पर्चा वायरल हो रहा था।
इस पैम्पलेट में निकाय चुनाव में सपा बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अतीक, अशरफ और असद की हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। इस अपील में कहा गया है कि उसके पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की मौत के लिए बीजेपी के साथ सपा भी जिम्मेदार है। इसलिए सभी मुसलमानों से मिलकर दोनों पार्टियों को हराने की अपील की गई है। इस पर्चे के बारे में पता चलने के बाद जेल प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है। इस वायरल चिट्ठी में यह भी लिखा कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम भाई एक हो जाएं, आप लोग बीजेपी और सपा को वोट ना दें। फिल्म इमरजेंसी के आफ्टर शूट वर्क को लेकर बिजी क्वीन कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची। कंगना ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा की और गंगा आरती में शामिल हुई। इस दौरान जब उनसे पॉलिटिक्स को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपनी राय स्पष्ट जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी की जीत का ही दम भरा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 को लेकर भविष्यवाणी की। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट क्या होगा, इस सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वही जो 2019 में रहा। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई ने एनडीए ने 352 सीटें जीती और सत्ता पर काबिज हुई। कंगना का इशारा इसी ओर था। उनके मुताबिक इस बार भी राज उनका ही कायम रहेगा। कई मौकों पर कंगना पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात कर चुकी हैं। उन्होंने हिंट दिया कि भविष्य में चुनाव लड़ सकती है। जब जयललिता के जीवन पर बनी थलाइवी के प्रमोशनल इवेंट के दौरान पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा था कि यकीनन उन्हें पॉलिटिक्स में मौका मिला तो जरूर आना चाहेंगी। और बाकी 2024 में आपने कहा 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। मैडम उमेश जी यहाँ के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? ये यहाँ जहाँ के विधायक उमेश जी हैं उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इनको ये छोटे में मत छोड़िएगा, उनको पूरा आप उस लोकसभा भी दीजिए, उसके बाद और जिम्मेदारी दीजिए। इनका शूटिंग की कई जगह हैं, यहाँ पर शूटिंग करना चाहेंगी अगर मौका मिलता है? जी बिल्कुल, हम डेफिनेटली शूटिंग करना चाहेंगे यहाँ पे। और बाकी 2024 में आपने कहा 2024 को लेके काफी उत्सुकता है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। आज से 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 171 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई है। इसके बाद दिल्ली में आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटकर 1856 रुपए 50 पैसे हो गए। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई। दिल्ली के अलावा कोलकाता में एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1960 रुपए 50 पैसे हुए। इसके अलावा मुंबई में नई कीमतें 1808 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 2021 रुपए 50 पैसे। सरकार की ओर से हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव किया जाता है। इससे पहले 1 अप्रैल 2023 को कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव किया गया था। तब कीमतें 92 रुपए घटाई गई थी। हालांकि मार्च में सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा करते हुए 350 रुपए बढ़ा दिए थे। कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने के साथ ही 1 मई से यानी कि आज से कई नियम में बदलाव किया गया है। सरकार ने म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी जरूरी कर दी है, तो वहीं जीएसटी नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिनों के अंदर ही आईआरपी पर रिसीट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक पर एटीएम से लेन देन पर ग्राहकों से चार्ज वसूलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।